तो स्टूडेंट्स, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसीज आ चुकी हैं और जो भी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम एक अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो शुरू करने जा रहे हैं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल को लेकर के कैप्सूल बैच। कैप्सूल बैच किसको बोलते हैं? ऐसा बैच जो बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे में समेटने की हमारे यहाँ कोशिश होगी। मैं जीएस एंड हिंदी हब के इस प्लेटफॉर्म पे जो आपको देने जा रहा हूँ, यह निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए बड़ा ही प्रॉफिटेबल होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स यू विल ऑल अंडरस्टैंड द लेक्चर सक्सेसफुली एंड ट्राई टू अटेंड ऑल क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। तो जो अभी हमारा सेगमेंट है ये आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल यानी कि एसआई का जो सिलेबस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हालांकि इसमें कांस्टेबल की भी तैयारी हो जाएगी। तो ये 3 सेगमेंट है। पहला जो सेगमेंट है सिलेबस का, जीए बोलते हैं इसको, जनरल अवेयरनेस, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं जीके यानी कि जनरल नॉलेज, या इसको बोल सकते हैं जनरल स्टडी। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और इसका पेट सिलेबस होगा, पेट सिलेबस का एक पेट ड्यूरेशन होगा, उसी ड्यूरेशन के दौरान हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा सेगमेंट है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हम 2 चीज़ें देखेंगे। एक तो इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय जो भूगोल है, इसमें मौसम, आंधी, अंधड़, तूफान, नदियां, नाले, झील, झरने, अभयारण्य, नेशनल पार्क जितने भी हो सकते हैं वो किस स्टेट में हैं, उनकी क्या फीचर्स हैं, क्या कौन कौन से किस तरीके के जानवर वहाँ पाए जाते हैं, एनिमल्स की वैरायटीज़ क्या है, बर्ड्स की वैरायटीज़ क्या है, माउंटेन्स जितने भी हमारे हैं, हिल्स हैं, रेंजेज हैं, पासेज हैं, वो सब कुछ हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमारा सेगमेंट है उसके अंतर्गत वर्ल्ड लेवल पे जो 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप, उन महाद्वीपों की डिटेल हम लोग यहाँ इकट्ठा करेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा पॉलिटी का है, और ये पॉलिटी जिसने आपको एसआई के सिलेबस पे कंसीडर किया है तो वो मेंशन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितना गंभीरता से लिया जाए। कल को नौकरी मिलने के बाद जब आप आईपीसी और सीआरपीसी के बहुत सारे सेक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके सेंटर में जो एक चीज़ रन करेगा डेट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान क्या है, संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या होती हैं, संविधान के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इंडियन पॉलिटी की हम बात करें तो पॉलिटी में जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है, और सेगमेंट में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी भाग हैं यानी कि पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं जिसको बोलते हैं हिंदी में अनुच्छेद कितने हैं, और जो तीसरी बात है कि इस अनुच्छेदों के तहत कौन सी बातें कहाँ विभाजित और बंटवारा की गई हैं। तो ये सारी बातें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए समझेंगे। तो उसके बाद जो हमारा सेगमेंट होने जा रहा है, तो भाग में अगर हम बात करें तो पहला भाग, टोटल हमारे संविधान को 22 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा है नागरिकता, तीसरा है मूल अधिकार, चौथा है नीति निदेशक तत्व, उसके बाद एक 4A करके पार्ट बताया गया है जो जिसमें हमारा डीपीएसपी नहीं बल्कि मौलिक कर्तव्यों की फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने मेंशन किया है। इसी तरीके से निर्वाचन से संबंधित यानी कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, अभी आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 हमारे सर पे है, 7 चरणों में ये होने जाना है। तो आप एग्जाम्स में याद रखना कि लोकसभा चुनाव का यह क्रम कौन सा है, जो अभी वर्तमान में हेल्ड हुआ है लोकसभा चुनाव, उसका क्रम सीक्वेंस कौन सा है। तो आपको पता चलेगा कि ये सीक्वेंस है 18th नंबर का हमारा जो लोकसभा चुनाव है वो होने जा रहा है। ये 18वां 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में जो पॉलिटी का भाग है तो निर्वाचन आयोग एक टॉपिक ही करके है, वो है भाग 15 में ये आर्टिकल अगर हम बात करें तो 324 से लेकर के 329 तक ये कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन किया गया है, इन सारे निर्वाचन से संबंधित प्रोविजंस को। इसी तरीके से भाग 20 है संवैधानिक संशोधन है, भाग 18 है इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है। तो सारी बातें हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डेट इज़ कॉल्ड इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में हम देखें अगर बात करें तो भारतीय इतिहास को हम 3 संदर्भों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरे को बोलते हैं मेडाइवल हिस्ट्री, और चौथे को बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री।
तो एंशियंट हिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक है, यानी कि पाषाण युग से लेकर के जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारा टॉपिक आता है वैदिक सभ्यता की, वैदिक काल उसका पूरा फेज है। उसके बाद से हमारा मौर्य वंश का शासन है, फिर लेटर मौर्यंस है, फिर गुप्ता पीरियड है। तो ये सारी बातें एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री में। मिडेवल में अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है, डीएस इसको बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत। तो इस सल्तनत के तहत कितने सुल्तानों ने शासन किया, कौन कौन से सुल्तानों के क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, और उसके बाद से हम देखेंगे कि इन सुल्तानों के बाद एक और नया वंश आया जिसको हम बोलते हैं मुगल वंश। और मुगल वंश ने जो शासन स्टार्ट किया तो 1857 यानी कि हमारे मॉडर्न इंडिया में एक क्रांति हुई थी जिसको बोलते हैं 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस रिवोल्ट के पीछे क्या रीजंस रहे, क्या कॉजेस थे, उन कॉजेस के लिए कौन से फैक्टर्स अकाउंटेबल थे, वो सारी बातें हम लोग शॉर्ट में कैप्सूल के तरीके से, मैंने कहा है कि बड़े ही आसान शब्दों में इसको हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। तो मॉडर्न इंडिया का जो टॉपिक है, एक तो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल। इस स्ट्रगल की शुरुआत कहाँ होती है, इस स्ट्रगल को कितने चरणों में बांटा गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हम एक आपने एरा अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक युग चलता है जो बोलते हैं गांधी युग। तो गांधी युग ही क्यों कहते हैं, एक और युग है 1952 में, जब हम लोकसभा इलेक्शन के बाद पहली बार गवर्नमेंट फ्रेम होती है आज़ाद भारत में। तो वहाँ से लेकर के 1964 यानी कि ये जो दौर है, ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री चुनाव, उसका क्रम सीक्वेंस कौन सा है, तो आपको पता चलेगा कि ये सीक्वेंस है 18th नंबर का हमारा जो लोकसभा चुनाव है वो होने जा रहा है। ये 18वां 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में जो पॉलिटी का भाग है, तो निर्वाचन आयोग एक टॉपिक ही करके है, वो है भाग 15 में ये आर्टिकल अगर हम बात करें तो 324 से लेकर के 329 तक ये कॉन्स्टिट्यूशंस को मेंशन किया गया है, इन सारे निर्वाचन से संबंधित प्रोविजंस को। इसी तरीके से भाग 20 है संवैधानिक संशोधन है, भाग 18 है इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है। तो सारी बातें हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डेट इज़ कॉल्ड इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में हम देखें अगर बात करें तो भारतीय इतिहास को हम 3 संदर्भों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री, दूसरे को बोलते हैं मेडाइवल हिस्ट्री, और चौथे को बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक है, यानी कि पाषाण युग से लेकर के जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारा टॉपिक आता है वैदिक सभ्यता की, वैदिक काल उसका पूरा फेज है। उसके बाद से हमारा मौर्य वंश का शासन है, फिर लेटर मौर्यंस है, फिर गुप्ता पीरियड है। तो ये सारी बातें एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री में। मिडेवल में अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है, डीएस इसको बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत। तो इस सल्तनत के तहत कितने सुल्तानों ने शासन किया, कौन कौन से सुल्तानों के क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, और उसके बाद से हम देखेंगे कि इन सुल्तानों के बाद एक और नया वंश आया जिसको हम बोलते हैं मुगल वंश। और मुगल वंश ने जो शासन स्टार्ट किया तो 1857 यानी कि हमारे मॉडर्न इंडिया में एक क्रांति हुई थी जिसको बोलते हैं 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस रिवोल्ट के पीछे क्या रीजंस रहे, क्या कॉजेस थे, उन कॉजेस के लिए कौन से फैक्टर्स अकाउंटेबल थे, वो सारी बातें हम लोग शॉर्ट में कैप्सूल के तरीके से, मैंने कहा है कि बड़े ही आसान शब्दों में इसको हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। तो मॉडर्न इंडिया का जो टॉपिक है, एक तो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल। इस स्ट्रगल की शुरुआत कहाँ होती है, इस स्ट्रगल को कितने चरणों में बांटा गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हम एक आपने एरा अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक युग चलता है जो बोलते हैं गांधी युग। तो गांधी युग ही क्यों कहते हैं, एक और युग है 1952 में, जब हम लोकसभा इलेक्शन के बाद पहली बार गवर्नमेंट फ्रेम होती है आज़ाद भारत में। तो वहाँ से लेकर के 1964 यानी कि ये जो दौर है, ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है। 1964 में उनकी डेथ होती है। तो 52 से लेकर 64 तक
उसको कहा गया है नेहरू युग। तो नेहरू युग में क्या क्या विकास हुए हैं देश में, देश में किस तरीके के इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुए, चाहे वो औद्योगिक फैक्ट्रियों की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो सब में उनका कहीं ना कहीं विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत ये सारे काम किए गए। इसी का अगला पार्ट जो जहाँ से आपके क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे, इकोनॉमी का पार्ट है। और इकोनॉमी में किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो पीसीआई पर टिकी होती है। तो पीसीआई क्या होता है? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश के नागरिकों की क्या आय है, इनकम कितनी है, उसी इनकम के आधार पे उस कंट्री का क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है कि ये कंट्री किस तरीके का है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या बैकवर्ड कंट्री है, सारी बातें। एक और है, हमारे देश की इनकम निकालने का हिस्सा है एनआई, नॉन नेशनल इनकम बोलते हैं, राष्ट्रीय आय हमारे देश की क्या है। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। और करंट अफेयर जो कि हमारा लास्ट सेगमेंट है, करंट अफेयर से इकोनॉमी को जोड़ करके पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इकोनॉमी और करंट के मिक्स करके आते हैं। जैसे अभी आप देखिए कि गवर्नमेंट ने किसानों की आय दुगुना करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं। किसानों को सहायता देने के लिए एक मोदी सरकार के द्वारा स्कीम शुरू की गई है, किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि। तो इस सम्मान निधि में आपने देखा होगा कि ऐसे किसानों का चयन करके लगभग 2,000 रुपये, दो हज़ार करके 3 किस्तों में ये रिलीज किया गया है। यानी कि वर्ष में 6,000 रुपये गवर्नमेंट ने देने की बात कही है और दिया भी है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारे किसानों को नहीं मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, गवर्नमेंट का ये वेलफेयर का वर्क है तो हो तो रहा ही है। तो ये करंट अफेयर्स कैसे है किसान सम्मान निधि। अभी आपने एक देखा होगा एमएसपी का बहुत ज़्यादा विवाद चला है, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार ने कहा था कि किसानों की इनकम को हम इंक्रीज करने के लिए एक उनकी फसलों का तय दाम करेंगे, और यह दाम तय हो जाने के बाद उसी हिसाब से जब किसान अपनी फसल को बेचेगा, चाहे गेहूं की हो, ज्वार हो, मक्का हो, बाजरा हो, तो उनका एक जब निश्चित अमाउंट मिलेगा तो कहीं ना कहीं इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। आपको लेक्चर कैसा लग रहा है? आप बीच बीच में अपने कमेंट्स भी देते रहें ताकि हमें पता चल सके, आप हमसे जुड़ जाएं। और जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको भी ये बात शेयर कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये कैप्सूल प्रोग्राम है। तो करंट अफेयर्स हम लोग ऐसे ही करेंगे एक एक करके। तो चाहे नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, ये सारी पहलुओं को हम लोग एक एक करके देखते हुए करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। दूसरा सेगमेंट अरिथमेटिक्स का है, तो ये हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, बल्कि हम सिर्फ जीएस सेगमेंट ही देखेंगे। तीसरा जो सेगमेंट है रीजनिंग का है। रीजनिंग में आप देख सकते हैं डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग और इमेज मिरर से रिलेटेड और भी 2-4 क्वेश्चंस ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से यहाँ से रीजनिंग से क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। और कहीं ना कहीं जीएस एंड हिंदी हब आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको देखें, समझें और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। ओके, थैंक्स।